स्वागत है आपका। सलाम नजीब वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब, फरमान शेख। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिर्फ नजीबाबाद ज़िला बिजनौरी की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जानी पहचानी कुमारी रुचि वीरा जी। रुचि वीरा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। रुचि वीरा जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक नाम है। आप पूर्व में बिजनौर से विधायक भी रह चुकी हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, एक बार जिला पंचायत अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। आपके पति कुंवर उदय वीरा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर अगर यूँ कहूँ कि शिक्षा और समाज सेवा और पॉलिटिक्स में एक बड़ा एक्सपीरियंस मैम को हासिल है। चलिए, स्वागत है आपका मैम, आपका सलाम नजीबाबाद में। धन्यवाद वारी साहब। मैम, हमारे पास जो भी सवाल आते हैं, जैसे हमें खबर मिली थी कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाने वाली हैं, हमने एक रिक्वेस्ट की, आपने सबसे पहले आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सलाम नजीबाबाद की पूरी टीम आपकी। हम लोग जो सवाल करते हैं अपने गेस्ट से, वो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारी जनता के होते हैं, जो जनता हमसे सवाल करती है। सलाम नजीबाबाद के माध्यम स्टेज के माध्यम से वो हम अपने गेस्ट से क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल सबसे पहला आपसे मैं जो जनता का है, रुचि वीरा, मेरा सबसे पहला सवाल जी आपसे ये है कि आप फ़िलहाल कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? देखिए बारी साहब, सबसे पहले तो मैं भी सलाम नजीबाबाद का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ मतलब यहाँ हमें आए, हम आपके पास आपके माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिला। और जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि मैं अब कौन सी पार्टी में हूँ, तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। और इससे पहले भी मेरी बेटी अभी कुछ दिनों पहले नगर पालिका के चुनाव हुए, वो भी समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी रही और समाजवादी पार्टी में हूँ। आप पर एक जनता का एक आरोप है कि आप पहले समाजवादी पार्टी में टिकट मिला था, आप विधायक बनी, लेकिन एक बार टिकट नहीं मिला तो आप बसपा में चली गई। आखिर जनता जानना चाहती है कि ये ऐसा क्यों करती है? देखिए, आपको वैसे याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 5 साल पुरानी ही बात है। ये गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का गठबंधन हुआ था। मैं उस गठबंधन से चुनाव लड़ी थी, तो इसमें पार्टी बदलने का या उसका कोई मामला ही नहीं है। तो गठबंधन हमारे दोनों नेताओं ने किया था, दोनों दलों के, दोनों पार्टी के नेताओं ने गठबंधन किया था और मैं उस गठबंधन से चुनाव लड़ी थी। तो और सेकुलर पार्टी है और सेकुलर मेरी विचारधारा है, तो इसमें कोई ऐसी पार्टी बदलने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी विचारधारा एक सेकुलर है, लेकिन जो जनता का मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे क्यों होता है कि आप अगर टिकट समाजवादी से नहीं मिल पाता है तो आप दूसरी पार्टी की तरफ रुझान आपका हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, टिकट मिलेगा चुनाव लड़ूंगी, नहीं मिलेगा जो भी लड़ेगा उसको चुनाव लड़ाऊंगी। तो ये कोई वो नहीं है। अब देखिए, गठबंधन हो रहा है, ये मतलब आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस से भी संभावना है गठबंधन होने की। और अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की और जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका गठबंधन फाइनल हुआ ही है। तो देखिए, राजनीति में एक सी विचारधारा के लोग एक दूसरे के साथ मिल के भी चुनाव लड़ते हैं या एक दूसरी पार्टी में जा भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। जब बड़े नेता आपस में गठबंधन कर सकते हैं तो हमें एक सेकुलर पार्टी से चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत की बात है? चलिए, अब हम बड़ी बात की तरफ आगे बाद में बढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं जहां से आपका संबंध है, बिजनौर की सीट से बात करते हैं। बिजनौर में पिछले वर्ष नगर पालिका के चुनाव हुए हैं और शमशाद अंसारी साहब को समाजवादी से टिकट हो गया था। आप पर आरोप है कि आपने जो है उनका टिकट कटवाकर अपनी बेटी के लिए वो टिकट करवा दिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव की। इसमें पिछली बार शमशाद अंसारी को मैंने ही टिकट दिलवाया था और मैंने ही पूरा प्रयास करके चुनाव लड़वाया था, जितवाया था। और देखिए, जीत हार एक अलग बात है, वरना मैंने तो एक बेटे की ही मान के उसको चुनाव लड़वाया था। इस बार बेटी को चुनाव लड़वा दिया, उसमें ऐसी कौन सी बात है? भाई, कभी बेटे को भी लड़ा सकते हैं तो बेटी को भी लड़ा सकते हैं। ऐसी क्या कमी उनके काम के करने में आपको महसूस हुई है कि आपका बेटा उस फील्ड में कामयाब नहीं हुआ? नहीं, बहुत देखिए ऐसा है, क्योंकि मैंने ही मुख्य भूमिका उसमें निभाई थी
चुनाव लड़ाने में, जिताने में। तो लोगों की शिकायतें भी जाहिर सी बात है कि मुझ तक आई, लोग बहुत असंतुष्ट थे। तो इस बार सोचा कि बेटी को मौका दें, वो काम करेगी, पढ़ी लिखी है और सेवा करेगी, और जो वो नहीं कर सके वो काम वो करेगी। लोगों का मानना है कि अगर शमशाद अंसारी इस सीट से इलेक्शन लड़ते तो बीजेपी नहीं आती। देखिए, अब ये मानने से तो कुछ नहीं होता है, ये तो वास्तविकता जब सामने आती है तब अब किसी के मानने को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकती हूँ। तो सब अपनी अपनी आस्था रख सकते हैं, सब कोई कुछ भी कह सकता है। लोगों का एक मानना ये भी है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि बिजनौर में जो है नगर पालिका का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें जो है रुचि वीरा जी ने बीजेपी को उनको हराने के लिए बीजेपी को जिता दिया, ऐसा क्या है? देखिए, इन बातों में कोई दम नहीं है, पूरा ज़िला जानता है इस बात को, इन बातों में कोई दम नहीं है। ऐसे तो पिछली बार भी बीजेपी को जिताने के लिए कुछ कर सकती थी मैं, अगर मेरी यही नियत होती या मेरा यही व्यवहार होता तो पिछली बार हो सकता था। ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, मेरी कोई बिरादरी के नहीं, मेरी कभी बीजेपी में आस्था नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल ही निराधार है। ऐसा नहीं है। तो नगर पालिका का जो चुनाव लास्ट ईयर अभी हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है, इसमें कहा जा रहा था शमशाद अंसारी साहब भी इस सीट पर जहां आज आप बैठी हुई यहाँ पर आए थे, कहने लगे थे कि मैम से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत से ताल्लुकात हैं और वो मुझे इलेक्शन के लिए मुझे आगे ला भी रही हैं। और पब्लिक का मानना है कि अचानक से ऐसी क्या आपस में खलबली हुई, आपस में क्या मनमुटाव हुआ कि मैम नाराज़ हो गई? उन्होंने मुझसे कहा भी नहीं कि आप मेरे लिए कोई प्रयास करिए या मदद करिए, तो उन्होंने जब मुझसे कहा भी नहीं, और लोगों की बहुत तमाम शिकायतें थी, उनके जो भी काम अपेक्षा लोगों ने की थी, मैंने भी लोगों से वादे किए थे कि भाई इनके माध्यम से ये विकास कार्य होंगे या आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो जब लोग असंतुष्ट थे तो भाई मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उसमें सुधार किया जाए, और उन्होंने मुझसे कभी अपनी कोई बात रखी भी नहीं कि भाई मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ। चलिए बिजनौर से आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस नगर पालिका इलेक्शन से। तो एक सवाल आया हमारे पास, जब आप विधायक का चुनाव जीती थी तब आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे जिससे जनता फिर से आपको चुने और आपकी उपलब्धियां आप उनको गिनाएं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा ही कार्यकाल मिला था जी, कम ही समय के लिए मैं विधायक थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की सरकार ने बहुत काम किए। मतलब शायद पिछली या अब की वर्तमान सरकारों ने इतने काम नहीं किए, तमाम उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए। मतलब चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे तमाम और चीज़ें हों, उन्हीं के माध्यम से मुझे भी यहाँ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो एक ऐसी सरकार थी जो वास्तव में विकास करने वाली सरकार थी। तो उनके ज़रिए से हमें भी यहाँ बहुत काम करने का मौका मिला, और छोटे से कार्यकाल में मैंने तमाम, चाहे गंगा के ऊपर पुल बनवाने का काम हो बालावाली में, गंगा नदी के ऊपर, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें हों, और आपकी यहाँ पे जो हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज की तारीख में काम शायद चल भी रहा है, तो वो भी मेरे कार्यकाल में ही पास हुआ था, वो हॉस्पिटल भी। तो वो भी मतलब बड़ा काम था। और तमाम, कहीं स्कूल बने, कहीं शमशान घाट बने, तमाम जहाँ भी जिस तरह की आवश्यकता थी, डिग्री कॉलेज बना मेरे क्षेत्र में। तो एक छोटे से कार्यकाल में बहुत काम थे, पानी की टंकियाँ बनी। तो मतलब लोगों में आज तक ये है कि भाई इतने विकास कार्य किसी ने भी नहीं किए जितने एक छोटे से कार्यकाल में मेरे द्वारा और मेरी सरकार के द्वारा और मेरे नेता के द्वारा काम दिए गए। तो बहुत काम हुए बिजनौर में। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको टिकट हो जाता है और आप जीत दर्ज कर देती हैं तो आप बिजनौर वासियों के लिए कौन से ऐसे काम कराएंगी जो आज तक नहीं हो पाए हैं? देखिए, हम लोग अभी आ रहे थे आपके नजीबाबाद, और रास्ते में हम लोग यही बात कर रहे थे कि बिजनौर में अब बड़ी जाम की स्थिति रहती है, और यहाँ भी रहती थी पहले, क्योंकि हम भी वो बिजनौर और नजीबाबाद में कोई फ़र्क नहीं है, हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ भी बहुत मतलब जगह जगह रेलवे क्रॉसिंग पे जाम लग की स्थिति रहती थी। तो ये अब बिजनौर में भी अब स्थिति बन गई है कि वहाँ भी फ्लाईओवर बनने चाहिए,
और जिससे कि सुचारू हो सके यातायात व्यवस्था। ऐसे और बहुत सारे काम हैं, बहुत से अधूरे काम हैं जो होने चाहिए। यहाँ कोई रोज़गार के साधन नहीं है बिजनौर में अभी, जो कि आवश्यकता है। और यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा तादाद में यूथ है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, और बड़ी उम्मीदें सरकारों से रहती हैं उनको कि भाई उन्हें रोज़गार मिले, उन्हें पढ़ाई के अवसर मिले, नए नए कोर्स यहाँ खुले, तो उस फील्ड में काम करेंगे। हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अगर समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि एक अल्पसंख्यक का एक बड़ा वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, अगर मैं खुल के कहूँ तो मुस्लिम समाज का वोट एक बहुत बड़ा समाजवादी के पार्टी के साथ है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से अब ये वोट खिसक रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अभी पिछले चुनाव में आप देख के चुके हैं कि 90% से ज़्यादा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला, और उम्मीद मुझे ये है कि आने वाले वक्त में और भी इससे बढ़ के ही वोट मिलेगा। कहीं मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई कि अब वोट खिसक रहा है। आवाम का मानना यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में इलेक्शन में जो अपनी भूमिका निभाई है वो एक बीजेपी को समर्थक की हैसियत से निभाई, जिसका एक रिजल्ट आपको देखने को मिला। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टियों की कोई सीट को बंटवारे में लेके कोई बात हुई होगी, और ऐसा कुछ है नहीं। क्या आपका मानना है कि अगर ये समाजवादी पार्टी वहाँ नहीं होती तो वहाँ राहुल जी निकल जाते सीट कांग्रेस की, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट बन जाती? अब देखिए, ये तो क्या क्या समीकरण होते हैं, तो हर सीट पे एक विश्लेषण करने की बात है कि किस सीट पे क्या किसने कितने वोट लिए, कितने कमी रह गई। ये एक अलग विश्लेषण है। अच्छा हो कि हम अपने बिजनौर पे और उत्तर प्रदेश पे अपने आप को फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं भी कोई इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। मैं समाजवादी पार्टी को लेकर बात करना चाह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश को लेकर बात नहीं करना। मेरा कहने का मतलब क्योंकि समाजवादी पार्टी से मैम एक बहुत बड़ा तबका है जो कि जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी पर बिलीव करता है, लेकिन उसको एक चोट पहुंची है उस तबके को कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने वहां जाकर शायद कुछ अनबन राहुल जी से हुई हो और उसका उन्होंने बदला लेने की नीयत से वहां पर मध्य प्रदेश गए हो और वहां की ये इस बारे में मैं इस बात में बड़ी राजनीति के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। और देखिए, बहुत जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों का गठबंधन हो कांग्रेस और समाजवादी का। ऐसे आसार भी और ऐसे संकेत भी लग रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन ये आया है कि अगर लोकसभा चुनाव में सीट सपा के हिस्से में आई और आपको बिजनौर से टिकट मिला तो जीत का क्या समीकरण होगा? देखिए, मेरा परिवार हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष परिवार रहा है और सबको साथ लेके चलने का काम किया है। तो मेरा कोई किसी एक ही मतलब बिरादरी पर, कोई किसी एक ही समाज पर चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। मेरा तो विकास का मुद्दा है, लोग एजुकेट हों, शिक्षित हों, इस बात का मुद्दा है कि भाईचारा कायम हो, इस बात का मुद्दा है। तो मुझे सर्व समाज के लोगों से वोट मांगूंगी। टिकट अगर होता है मेरा तो सर्व समाज के लोगों से वोट मांगूंगी, और आशा भी है कि कम मिले या ज़्यादा मिले, हमेशा ही मुझे सर्व समाज का वोट मिलता रहा है और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि और भी बढ़ चढ़ के लोग, क्योंकि बिजनौर में एक ये भी बड़ा दुर्भाग्य रहा बिजनौर के मतदाताओं का कि ठगे गए हैं, हमेशा ये चले गए हैं कि बाहर के लोग, बाहर के प्रत्याशी यहाँ चुनाव में आते हैं और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद फिर यहाँ के लोगों से वो कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ उनका सुख दुख शेयर नहीं करते, उनके साथ मतलब विकास की बात नहीं देखते, उनकी क्या ज़रूरत है उनके बारे में नहीं देखते। तो इस बार लोग काफ़ी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि स्थानीय उनका सांसद होना चाहिए, बहुत बार की ठोकर खाए हुए हैं। तो ये एक बड़ा इशू है और हमने हमेशा ही किसी भी मामलात में सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है, और इसी बिना पे मुझे ये उम्मीद है कि सर्व समाज का वोट मिलेगा। तो समीकरण ही क्या है, तो जब सब सर्व समाज से वोट मांग रहे हैं और हमारे जो पार्टी है उसका भी सर्व समाज को, पिछड़ों को, अगड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यक को, कमज़ोर को, सबको, किसानों को, युवाओं को, हम तो सबसे वोट मांग रहे हैं और यही हमारा समीकरण है।
अभी आपने जवाब में एक बात कही है और मैंने आपको जुमले को नोट किया है कि बाहर के लोग आते हैं और अपना इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं, जनता की परवाह नहीं करी। क्या इशारा आपका नगीना सीट पर है या बिजनौर सीट पर है? नहीं, मैं बिजनौर के बारे में आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं बिजनौर के बारे में ही बता रही हूँ, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा इत्तेफाक कहिए या बिजनौर वालों के साथ धोखा कहिए कि ये बहुत बार हो चुका कि प्रत्याशी बाहर के होते हैं और जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी वो फिर बिजनौर के लोगों के किसी सुख दुख में शरीक नहीं होते, शामिल नहीं होते, जो कि एक जनप्रतिनिधि को उनके बीच में रहना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए। तो मैं किसी और सीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिजनौर की बात कर रही हूँ। अगर बिजनौर की सीट सपा के हिस्से में नहीं आती है या समाजवादी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या चुनाव निर्दलीय लड़ेंगी? देखिए, एक बात तो ये है कि अभी नेताओं का क्या गठबंधन होगा, किस पार्टी से अलायंस होगा, किसको सीट छूटेगी, कौन मुझे लड़ाएगा नहीं लड़ाएगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। जैसा भी होगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे मालूम कर रहे हैं कि जब आप विधायक का चुनाव जीती थी तब आपने अपने कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य किए थे जिससे जनता फिर से आपको चुने? क्या उपलब्धि आपकी रही? देखिए, मुझे चुन नहीं पाए, मैं चुनी नहीं गई, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे विकास कार्यों को आज भी कोई मतलब लोग कोई चैलेंज नहीं करता है। हर आदमी यही कहता है कि इतने छोटे से कार्यकाल में इतने विकास कार्य हुए, इतने मतलब बोर्ड लगे हुए, इवन अधिकारी भी, लोग भी, इतने सालों के बाद भी, 5-6 साल से मैं मतलब विधायक नहीं हूँ, लेकिन तब से लोग यही कहते हैं कि जितने काम आपने कराए, जितने बोर्ड आपके लगे हुए हैं, जितनी आपके द्वारा सड़कें बनाई गई, शेल्टर हाउस बनाए गए, बस अड्डा बनाया गया, पुल बनाए गए, जिन नदियों पे किसी ने कई सालों से एक ही समस्या रहती थी कि इस नदी पे पुल नहीं है, उस पे 3-3 हमने छोया नदी पे 3-3 पुल बनाए, गंगा जैसी नदी के ऊपर पुल बनाए, मेडिकल कॉलेज जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ हमारी सरकार ने स्वीकृत किया। तो बहुत विकास कार्य हुए, उन्हें मेरा ख्याल है गिनाना मुश्किल है, पर कई सौ करोड़ के, लगभग 700 करोड़ के काम उस पीरियड में हुए। लगभग आप जैसे कि आपने अपनी बताया कि 700 करोड़ के आप अपने पीरियड में काम करा चुकी हैं, आपको टिकट मिल जाए और आप जीत जाएं, कौन सा ऐसा एक काम होगा, वैसे तो आपने बहुत सारे काम कराए हैं, जिससे कि आप बिजनौर वासियों को कह सकें कि आप मुझे लाइए और मैं आपको भी आपके बिजनौर को ये चीज़ देना चाहती हूँ? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बिजनौर में अभी बहुत कुछ करने का स्कोप है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये एक तरह से पिछड़ा सा और ऐसा क्षेत्र रहा कि यहाँ जनप्रतिनिधियों ने जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। तो वो हेल्थ सेक्टर में भी हो सकता है, वो रोजगार के सेक्टर में भी है, वो एजुकेशन के सेक्टर में भी है। तो जैसी जैसी आवश्यकता होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि कई फ्लाईओवर की भी ज़रूरत है, तो जो भी काम सामने आएंगे, काम करने वाला कोई कमिट करने से काम नहीं करता है, जिसमें जुनून होता है, जिसमें लगन होती है, जिसमें काम करने की मतलब एक वो होता है, कहते हैं ना कि वही करेगा जिसको। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हम बिजनौर के ही रहने वाले हैं, बिजनौर की परेशानियों से हमेशा अब मतलब 2-4 होते रहते हैं। भाई इलाज की भी यहाँ एक बड़ी समस्या है कि भाई बहुत अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अब सरकारी आ गया है, बन रहा है, लेकिन और भी इस सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है। आपका परिवार सियासत के साथ शिक्षा और समाज सेवी से भी जुड़ा रहा है, क्या सपा की सियासी ज़मीन मजबूत करने को आपने गरीब, स्वर्ण, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए कोई फ्री एजुकेशन या ज़रूरतमंदों के लिए कोई इलाज की कोई ऐसी व्यवस्था आपके सौजन्य से हुई है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि एक तो सपा की अभी तक एक इकलौती ही विधायक मैं रही बिजनौर में, और जितने भी दिन रही लोगों के बीच में रहने का भी काम किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विकास कार्य भी मतलब उम्मीदों से कहीं ज़्यादा ऊपर वाले ने, भगवान ने मतलब मुझसे करवा लिए।
और आपने एक बात पूछी कि हम शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं। देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट के भी गाइडलाइन होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले स्तर के जो मतलब छात्र छात्राएं होते हैं, तो एक कोटा उनका होता ही है, हम उसका भी अनुपालन करते हैं। जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी जिनकी मतलब नंबर आते हैं, तो उनको भी हम प्रोत्साहन के तौर पे कंसेशन या जो भी पुरस्कार कर दे, मतलब फाइनेंशियल तौर से मदद करते हैं उनकी। और एक बात मैं ये भी मानती हूँ कि जो बच्चे जिनकी हम मदद कर रहे हैं या जिन बच्चों को मदद की आवश्यकता है, वो उनका कोई मतलब ऐसे खुलासा किया जाए किसी चैनल के माध्यम से, वो भी मैं सोचती हूँ कि ज़रूर वो नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो हम तो मदद करते ही हैं, चाहे फीस माफ़ करके हो, उनको मतलब यूनिफॉर्म देके हो सकता है, उनको सिलेबस देके हो, जैसे भी जिस बच्चे को जिस तरीके की भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने का। क्योंकि मेरी परिवार का ये संकल्प है कि बिजनौर के बच्चों को जो भी अच्छे से अच्छा वातावरण, जो भी सस्ते से सस्ती एजुकेशन, जो कोर्स यहाँ पहले नहीं थे, मैं आपको ये भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ आपका कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ कहीं जनपद में नहीं थे और आसपास के जनपद में भी नहीं थे, तो उस वक्त यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। लड़कियों को जो जब थोड़ा सा पर्दा प्रथा थी हिंदू में भी और अल्पसंख्यकों में भी कि भाई कोएड में नहीं भेजते थे, तो उस वक्त उनके लिए लड़कियों के लिए महाविद्यालय बनाने का काम किया। जो सब्जेक्ट आसपास के जनपदों में नहीं थे, उन सब्जेक्ट को लाने का काम किया कि बिजनौर के लोगों को, बिजनौर के छात्र छात्राओं को, बच्चे बच्चियों को यहाँ एक कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करने का मौका मिले, ताकि भाई वो स्वावलंबी बने। बस लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं मैम, और फिर चलता हूँ गठबंधन की तरफ जिससे सियासत का ताल्लुक है। इंडियन गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये गठबंधन कारगर साबित होगा या नहीं होगा? हाँ, और इसका क्या फ्यूचर है? देखिए, बिल्कुल होगा। फ्यूचर ही क्या है, तो सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, मतलब सेक्युलर उस पोजीशन में, जबकि कि भाजपा ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक बार फिर से हिंदू समाज को गोलबंद करने का काम शुरू कर दिया। देखिए, मंदिर बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। राम कोई आज पहली बार थोड़ी ना राम आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई बस्ती, कोई गांव, कोई ज़िला, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान राम की मूर्ति ना हो, राम दरबार ना हो, माता सीता साथ में ना हो। तो ये तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हो रही है। मंदिर बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये तो भगवान तो मतलब अनादिकाल से, जाने कितने हज़ारों साल से भगवान राम हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच में है। तो इसमें गोलबंद करने की ना करने की कोई बात ही नहीं है। तो बहुत खुशी की बात है, मंदिर बन रहा है। और दूसरी बात ये है कि भाई जहाँ गठबंधन की आपने बात पूछी, हम सब लोग जो हैं वो भगवान में तो आस्था रखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम इसे भी ज़रूरी समझते हैं कि बच्चों को पढ़ने का वातावरण मिले, जो युवा हैं, जो एजुकेट हैं, शिक्षित हैं, उनको नौकरी मिलने का लिए भी गंभीरता रखे हमारा गठबंधन उसके बारे में भी बहुत गंभीर है। जो किसान आज परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है, उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उनके बारे में भी गंभीर है ये हमारी सरकार और गठबंधन। तो ऐसे बहुत सारे जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको अच्छा वातावरण मिले, वो सुरक्षित महसूस करें, एक खुले आसमान में उड़ सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। जो वृद्ध लोग हैं उनको अच्छा इलाज मिल सके। तो हमारी तो इन चीज़ों में बहुत गंभीर सोच है कि भाई इन पे गंभीरता से सोचा जाए। ये जो आपने कई सारे पॉइंट अभी गिनाए हैं, काफ़ी पॉइंट गिना चुकी हैं आप, एक वातावरण अच्छा मिले, लड़कियों को अच्छा स्कूल मिले, क्या इस सरकार में नहीं मिल पा रहा है? भाई आप बता ही रहे हैं कि ध्यान कहीं गोलबंद किया जा रहा है या कहीं और आकर्षित किया जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग सरकार में मिल नहीं पा रहा है?
हाँ, जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। जो किसानों से वादा हुआ था, जो एक आम व्यक्ति से 15-15 लाख का वादा हुआ था, जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का वादा हुआ था, भाई ये इतना 84-85 करोड़ मैं सुन रही थी कि इतने लोगों को राशन क्यों बांटना पड़ रहा है। भाई आज 2 बार पूरी सरकार रह ली और डबल इंजन की सरकार रह ली, तो मतलब उसके बाद में फिर क्या आवश्यकता पड़ रही है इतने 85-86 करोड़ लोगों को जो राशन बांटने की ज़रूरत पड़ रही है। हम लोग राशन नहीं चाहते कि भाई हमें राशन मिले गरीब परिवारों को, जो भी वो कहते हैं, जो वर्तमान की सरकार कहती है। हम तो चाहते हैं कि स्वावलंबी बनाओ, उनका बच्चा कमा के लाए घर में, उनकी पति कमा के लाए, उनका बेटा कमा के लाए, उनका बाप कमा के लाए। ऐसे अवसर होने चाहिए कि राशन पे निर्भर ना रहना पड़े, ऐसे परिस्थितियां बननी चाहिए। क्या आप समझती हैं कि इंडियन गठबंधन बीजेपी को डिफीट देने में कामयाब रहेगा? बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। इंडियन गठबंधन जो आप चाह रही हैं, जैसे कि आपने बताए हैं काफ़ी पॉइंट जो आपने बताए थे, इंडियन गठबंधन ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में किस हद तक कामयाब रह सकता है, जैसे कि आपने अभी काम बनाए? क्या सिर्फ जुमले ही रहेंगे? नहीं, जुमले वाली बात यहाँ पर नहीं है। जुमले वाली बात तो आप लोग अभी देख ही चुके हैं इन 9-9.5 सालों में। यहाँ जुमले वाली कोई बात नहीं है। यहाँ जो है युवा नेता हैं और उनकी बहुत आगे जाने की सोच है और सबको साथ लेके चलने की सोच है। किसानों के बारे में चिंतित हैं, युवाओं के बारे में चिंतित हैं और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाए। जी देखिए, हम हिंदू हैं, इसमें कोई हमें ये नहीं है कि मंदिर बन रहा है या क्या हो रहा है, ये अच्छी बात है जो भी हो रहा है, लेकिन हमें कहीं इससे अलग भी और विषयों को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बहुत सारी लाइन है, एजुकेशन की लाइन है और हेल्थ की लाइन है, इससे भी काफ़ी सोचना चाहिए, ऐसा आपका कहना। चलिए एक क्वेश्चन फिर वही दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, और मैंने जिक्र किया भी था, और ये मेरी लिस्ट का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिला तो क्या आप फिर भी चुनाव लड़ेंगी? नहीं, फिर क्यों लड़ेंगे? नहीं मिलेगा तो टिकट जो लड़ेगा, जिसको टिकट होगा उसको लड़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप थी मैडम रुचि वीरा जी, जो कि बिजनौर से बिलोंग करती हैं, कोई तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत अच्छे सवालात के जवाब उन्होंने दिए, मैं समझता हूँ काफ़ी तसल्ली बख्श उन्होंने जवाब दिए। और मैम को मैं एक बार इस स्टेज के माध्यम से ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्टेज सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए ही नहीं है। यहाँ पर चिकित्सक आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, पल्मोलॉजिस्ट आते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं, टीचर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, वकील आते हैं। और मैम यहाँ पर आकर वो अपनी जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो जनता से हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारा इस स्टेज का मकसद सिर्फ पॉलिटिशियंस लोगों को यहाँ पर बुलाकर और उनसे सिर्फ चुनाव के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में सवाल नहीं, ये एक यहाँ पर बैठकर हम उनकी जिसको जितनी नॉलेज होती है मैम हम उसको उसी के हिसाब से हम जनता को उसको प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा मकसद है और यही हमारे मुस्तक़बिल में मकसद रहेगा। नाज़रीन, अगली फिर किसी एक शख्सियत को यहाँ पर मदऊ करेंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता आप लोगों के लिए एक ऐसी शख्सियत को पेश करेंगे जिससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, जो आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगा, आपके लिए रास्ता निकालेगा, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे हेल्थ से हो, चाहे वो लीगली हो, जैसे भी हो, आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर सलाम नजीबाबाद की जानिब से मैम, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात हमारे लिए निकाले और हम आपके बहुत ममनून और मशकूर हैं। फिर दोबारा इंशाल्लाह फिर इसी मंच पर किसी ने दूसरी शख्सियत से मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।